साउंड टेक 7 एक्शन। नीट के पेपर लगातार 3 साल से आउट हो रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन मेलोडी खेल रहे हैं वो। देश की जनता को 199 खेलते रहिए। अरे अच्छा हो गया जलन क्यों हो रही है कि इटली के साथ स्ट्रेटेजी हो रही है? राहुल जाके जॉर्ज सोरोस करे, ये दिक्कत है। जलन राहुल जॉर्ज सोरोस करे, दिक्कत ये है। आप भी खा लो एक मेलोडी, क्या पता आपका भला हो जाए। जलन पूरे देश में, आप भी खा लो एक मेलोडी, क्या पता आपका भला हो जाए। मेलोडी मिली नहीं। अच्छा जलन तो इतना क्यों जलते हो? प्रधानमंत्री जी को 32 ग्लोबल ऑनर्स मिले, नेहरू राजीव को 0 मिले, इसलिए दिक्कत है ना। मुझे लगता है कि देश प्रेम और देश भक्ति में क्या फर्क है बीजेपी वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ तो इनके संस्कार वही रहे हैं मुखबरी के, तो इनको देशभक्ति क्या होती है वो नहीं पता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो जिनको जितने नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको सबको मुख्यमंत्री मंत्री सब बना देते हैं, फिर इनकी देश प्रेम कहां चली जाती है। ट्रंप के कहने से रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, ट्रंप के कहने से फिर शुरू कर देते हैं, 6 साल अपने देश की जनगणना नहीं कराते हैं और उसके बाद भी आप कहें कि साहब वो तो देश प्रेमी हैं। ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन सबका रेल बना रखा है, सबको जेब में रख रखा है। लोकतंत्र की हत्या हो रखी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या कर रहा है पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि देश प्रेमी और देशभक्त इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। यही भारत 2014 से पहले, आलोक जी आप भी बहुत विद्वान हैं, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। सारे अर्थशास्त्री बैठो, आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। फ्रेजाइल 5 आज वही भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यही भारत यही भारत ग्रोथ इंजन जो है के रूप में, जैसे वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। और यह सब अचानक से नहीं हुआ, यह सब अचानक से नहीं हुआ। यह प्रधानमंत्री जी की जो है दूरदृष्टा सशक्त नीति और ईमानदारी के कारण जैसे यह सब संभव पाया। यही भारत उपभोक्ता के रूप में जाना जाता था, यही भारत सप्लायर के रूप में जाना जाता है। यही भारत, यही अर्थव्यवस्था को आप लोगों ने फाइल में बंद करके रखा था और यही अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से जोड़ने का काम किया है। चुनौतियां हैं, प्रधानमंत्री चुनौतियों को मानते हैं, लेकिन आपके तरफ प्रधानमंत्री जी चुनौती पे राजनीति नहीं करते हैं, चुनौती पे समाधान करने की कोशिश करते हैं। यही हम में और आप में अंतर है। आप चुनौतियों पे राजनीति करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी चुनौतियों पे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जान लीजिए, मैं तो विश्वास के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है सो सेफ है। कब हो गया ये? हम मेलोडी करेंगे, आप सोरोस करो, आप सोरोस करो, हम मेलोडी करके $20 बिलियन पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई कराए जो 70 सालों में आप नहीं कर पाए। शर्म आनी चाहिए। अश्विनी जी, अश्विनी जी, इलेक्ट्रिफिकेशन के आंकड़ों पे आते 28 सुनिए ना, इलेक्ट्रिफिकेशन कांग्रेस ने 70 सालों में किया, नहीं किया। ये सच्चाई की बात है। आपने कहा हमने 13,500 करोड़ों को इलेक्ट्रीफाई किया। मैंने बोला ही नहीं सर, मैंने बोला मोदी जी हर ने घर तक का है, मोदी जी ने लाल किले से कहा, सुनिए हर घर तक। अरे सुनो ना भाई, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 7 लाख गांव थे इसमें, हमने 12,500 गांव को 1 साल में दिया। झूठ, आप फिर झूठ। अरे कैलकुलेट कर लो ना, आपने जितने गांव को कैलकुलेट कर लो, 11 साल में कैलकुलेट कर लो। मैं पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल कैलकुलेट कर लो। शांति से बैठ के कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल 2-3 बड़ी चीजें। 1 सेकेंड, अरे चुप हो जाइए आप लोग। चुनौतियां बहुत है, लेकिन ये इसमें एक साथ मिलकर चलना होगा। गद्दार कह देने से थोड़ी उसका हल निकल जाएगा। चुनौतियां हैं ही कहाँ, बीजेपी तो मानने को ही तैयार नहीं है। मोदी जी तो मेलोडी खेल रहे हैं, फिर चुनौतियां कहाँ हैं? मैं समझता हूं कि देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो संकट के समय में अपने देश को संभालता है। देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को बाहर करता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है देश के सामने। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो चुनाव नहीं खेलता रहता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता है। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं करता। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो यूएस से ऐसी ट्रेड डील करे जिससे पूरी तरह से किसान हमारा बर्बाद हो जाए। ये मोदी है, तुम्हें शर्म है कुछ? अंजना जी देखिए, देश की जनता
कांग्रेस पार्टी को गद्दार समझती है, तभी 99 चुनाव तक राहुल गांधी को विपक्ष में बैठाई है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो पाकिस्तान के हाफिज सईद जिसको एंडोर्स करते हैं। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने सीआईए से पैसा लिया है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने जाकर 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसको पाकिस्तान के अंदर सब बैक करते हैं। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 70 सालों तक देश को गरीब रखा। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहती है। इन्हीं के एक पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में भी रहे, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सीआई के एजेंट हैं। झूठ, एक शब्द नहीं बोलते हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम झूठ बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम अरे स्वामी आप की असली स्टेटमेंट सीआईए सुन से लीजिए। पैसा लिया है, वापस सीआईए की फाइल मैं बीच में नहीं बोला, मैं प्रधानमंत्री मछली बिल्कुल बोलूंगा, यार मछली बाजार मत बनाओ यार, झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे देश का मछली बाजार बना दिया आप लोग असली मछली बाजार वाले हैं, समझे? आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी को शांत रहो, कुछ नहीं बोलेंगे प्रदीप जी, आप। बारी बारी। आप शांत रहिए आलोक जी, आपके टाइम पे आप जवाब दीजिए। असली गद्दार आप लोग हैं। आप लोग अपने सुबह से समय लेकर रात तक गद्दारी अपने करते हैं, समय नेहरू पे से उत्तर लेकर देना, इंदिरा तक। ठीक है? आज तक आप हम सीआईए के एजेंट हैं, हम ये हैं, एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए, इतने कमजोर हो गए वापस- ऊपर से नीचे अरे से बेल पे बाहर हो यार गया। फिर आप बारी बारी। बीच में मत बोलो भाई। बकवास बंद कर। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था 2018 में बननी थी, बनी 24 में। झूठ। उसके बाद 24 से भी वो अब 27 आते आते 26 आते आते चौथे नंबर से छठे पे पहुंच गए, उस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट चाइना से लगातार लगभग 9 गुना बढ़ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार घाटे में चल रहा है। हम देशद्रोही थे, हम गद्दार थे, हम 56 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे थे, आज ये सैकड़ा पार करके जा रहा है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य यह है कि विदेश नीति को अपनी मित्र नीति बना दिया। विदेश नीति को इन्होंने पूरी तरह से अपनी छवि कैसे चमकाई जाए उस नीति पे कन्वर्ट कर दिया। अर्थनीति का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। और दिक्कत यह है, जितनी योजनाएं चलाई, वो नोटबंदी हो, जनधन हो, पीएम इंटर्नशिप हो, मुद्रा लोन हो, मेक इन इंडिया हो, सब बड़े बड़े व्यापारियों के लिए थी, उसका जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। 2017 से लेकर आज तक एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ाई, एक रिफाइनरी नहीं बनाई। एक का उद्घाटन करने जा रहे थे, उसमें भी आग लग गई। उसके बाद कहते हैं कि मैं तो साहब बहुत काम कर रहा हूं। 2 लाख करोड़ विनिवेश हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट पिछले 2 महीने में। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग आज कह रहे हैं कि हमारा फीस कैसे जाएगी बच्चों की। ये केवल महंगाई तक सीमित नहीं, अंजना जी, केवल महंगाई तक सीमित नहीं है मामला। इसको चिल्लाने से या कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन कहीं भूखमरी की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। आज 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, अरे भाई चेताएंगे हम। ये इनकी मंशा है। देश के प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले यही बोला है, जो मैंने बोला है, देश के प्रधानमंत्री ने बोला 4 दिन पहले। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की खाद्यान्न की समस्या है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मानना ही नहीं चाहते हैं। शतक लगने वाला है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने देश में इमरजेंसी लागू करी। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसके कारण देश इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर गया। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 12% इन्फ्लेशन दिया। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी पाकिस्तान के सामने आंख उठाकर नहीं देखा। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने चीन के साथ में सीक्रेट डील करी, जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस का परिवार 99 चुनाव से विपक्ष में बैठा है, उसको गद्दार कहती है। 99 चुनाव देश की जनता ने हराए, आगे 99 और हराएगी। और ये तो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। कहते हैं चुनाव की क्या जरूरत है, चुनाव। ये इनकी मंशा सोचिए, भारत के लोकतंत्र की नींव पे हमला करना चाहते हैं, क्योंकि ये परिवार सत्ता पे नहीं बैठा है, इसीलिए डेंजरस है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं कि आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, क्या किसी ने कोई एनालिसिस किया? 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसके अलावा कर ही नहीं सकते। क्या ड्राइवर करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर करेंगे? 1978 में सीए से पैसा लेने वाली एक गद्दार कांग्रेस, इकोनॉमी गद्दार कांग्रेस हमको 70 सालों में 70 सालों में, अरे पकोड़े करने वाले भी बिलियनर्स बन जाते हैं, जाके पढ़ो। ये बीच में मत बोलो। देखिए अंजना जी, बताओ ना एक व्यक्ति को बता दो कि जिसको, अरे भैया सुनो, सबसे ज्यादा 50% को देश का 70 सालों में जब देश आजाद हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था चाइना से ऊपर थी। नेहरू, इंदिरा, राजीव ने जाकर ऐसा बंटा दान कर दिया कि देश में 15% महंगाई कर दी। ये जिस तरह से आज बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब चंगासी, मुझे लगता है आर्टिफिशियली रुपए को चुनाव की वजह से रोक के रखा, आर्टिफिशियली पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं गिरने दिए। इसका पूरा नुकसान होगा। जो कदम 4 महीने पहले उठाने चाहिए थे, आज उसको उठाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप बढ़ता चला जाएगा तो डॉलर किस तरह से जाएगा?
डॉलर बाहर चला जाएगा। अखिल। और डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरह से 2 महीने में गया है, अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट इसी तरह से 3-4 महीने चला गया तो बहुत बुरी हालत इकोनॉमी की हो जाएगी। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जब आपने छोड़ा था ना, तो उस समय 62% था जीडीपी डेट, और आज की डेट में 56% है। जब जीडीपी के डेट के, अरे आपको मालूम नहीं है कुछ, आपको मालूम नहीं है, चुप रहिए फिर आप। सर्वे 2025 का पढ़ लीजिए, मुझे भी बोलना आता है। पीएचडी इकोनॉमिक्स में ही है। हाँ, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा ना, 56% है आज। पॉलिटिकल साइंस में डिग्री नहीं है। अरे की बात अगर आपकी डिग्री, इसका मतलब सारे हाईवे इसका मतलब आपकी हैं, मैं सारे के सारे हाईवे मैं कुछ कह नहीं सकता। जहां एक टोल था वहां 6 मैं टोल आपकी है। डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, टोल हैं लेकिन एक ये जगह। इट्स ए फैक्ट। दिल्ली से देहरादून तक टोल होता था, आज 6 टोल हैं। बैंड बज गया। हम लोग का एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। दोनों सारा चीजें बहुत सारी और जो मैं कह रहा हूं कि जब रुपया गिरता है तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन मोदी नॉमिक्स में रुपया गिर रहा है और एक्सपोर्ट भी गिर रहा है। झूठ, कंप्लीटली झूठ। 97 पे आपका रुपया जा रहा है, सब कुछ चंगा है। अगर सब चंगा है तो, और पिछले 3 सालों के अंदर ये भयानक स्थिति हुई। कोविड के पहले का मैं आपको डेटा बता देता हूं। तो कोविड के पहले के क्वार्टर में, जनवरी से मार्च के बीच में 2020, आपकी जीडीपी ग्रोथ थी 3.1, आपका मैन्युफैक्चरिंग था -1.23, समथिंग लाइक माइनस पे था। बाकी देशों के भी जो करेंसी है वो भी गिर रहा है। ग्लोबल क्राइसिस आने के बाद से सबकी करेंसी में ड्रॉप हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप जो दिखाई पड़ रहा है वो भारत की करेंसी में। वो क्यों? एक कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा नीचे गई थी, -27% भारत की गई थी। क्यों गई थी? अरे बोलना कुछ तो बोल। अंजना जी, ये समझना बहुत आवश्यक है। कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं, कुछ इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं वो जानबूझ के अपने करेंसी को वीक करती हैं, जिसमें उन्हें एक्सपोर्ट में फायदा हो। भारत इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जापान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। उनका करेंसी का वीक होना उनके लिए फायदेमंद है। हमारा करेंसी का वीक होना, हमारा ये लोन हम जो नए ले रहे हैं, पुराने लोन को वापस लेने के ले रहे हैं। हम डेट ट्रैप में हैं, हम डेट ट्रैप में हैं। देश संकट में है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो।